नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आपको सुना रही हूँ उपन्यास दुर्गेश नंदिनी का 14वां भाग, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो अभी तक आपने सुना कि जगत सिंह राजपुत्र को वहाँ के उस्मान सेवक ने एक दूसरी जगह भेजने की तैयारी की। 4 सैनिक आए और उनको बंदी गृह में ले गए। अब 14वां भाग आप सुनिए। आज कतूल खां का जन्मदिन महोत्सव था। दिन भर नाच तमाशा भोजन दान इत्यादि में सब लोग लगे रहे। रात भी उससे भी बड़ा समारोह हुआ। संध्या समाप्त हुई। दुर्ग प्रकाश से चमक उठा। नवाब के हरम में भी उत्सव मनाया जा रहा था। सब कमरों में दीपक जल रहे थे। चारों ओर सुगंधी फैल रही थी। वायु भी उसके भार से बोझिल हो उठी थी। दासियां सुंदर वस्त्र पहने इधर उधर घूम रही थी। सुंदरियां अपने कमरों में बैठी यत्न से सिर की चोटी गूंथ रही थी। आज हरम में बैठकर नवाब उनके साथ आनंद मनाएंगे। नाच गाना होगा, सबको पुरस्कार मिलेगा। विमला महल में चारों ओर घूम रही थी। उसने घूमते हुए एक सजे हुए कमरे में प्रवेश किया और द्वार बंद कर लिया। उस कमरे में साधारण दीपक जल रहा था। कमरे के पलंग पर सिर से पैर तक चादर ओढ़े एक स्त्री लेटी थी। विमला पलंग की बगल में खड़ी होकर बोली, मैं आ गई हूँ दुर्गेश, देर करने का समय नहीं है। लेटी हुई स्त्री चौंक कर उठी। विमला को देखकर वो चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखें लाल हो रही थी रोते रोते। दुर्गेश नंदिनी अब लज्जाग्रस्त बालिका नहीं रही थी। लग रहा था जैसे 10 वर्ष उसकी आयु और बढ़ गई है। उसकी देह अति क्षीण थी, मुख मलिन हो रहा था। वो साधारण धोती पहने थी, बालों पर धूल जमी थी। शरीर पर अलंकार का नाम नहीं था, निशान मात्र थे। मैंने आने के लिए कहा था, सो आई हूँ। तुम बात क्यों नहीं करती मुझसे? चुप क्यों हो? जो बातें करनी थी वे कर चुकी, अब बात क्या करूं? विमला पहचान गई कि वह रो रही थी। मुंह ऊंचा करके देखा, आंसुओं से चेहरा तर था। आंचल भीग गया था, तकिया भी भीगा था। इस तरह रोने से शरीर न चलेगा बेटी। इसके चलने की आवश्यकता भी नहीं है। अब तक क्यों चलता रहा, यही दुख है मुझे, दुर्गेश नंदिनी ने कहा। विमला निरुत्तर थी। वह भी रोने लगी। फिर ठंडी सांस लेकर बोली, इसका उपाय क्या है? उपाय की क्या आवश्यकता है? अभी तुम कतूल खां को नहीं समझ सकी हो। आज ही तक हम लोगों की क्षमा की सीमा थी। आज हम लोगों को नृत्यशाला में न देखकर ज्ञात नहीं वो क्या करेगा। और क्या अत्याचार करेगा? निराश क्यों होती हो? अभी हम में प्राण है, हमारा धर्म नहीं गया है। जब तक प्राण है तब तक धर्म की रक्षा करूंगी। तब माँ, इन अलंकारों को फूंक दो। तुम्हारे अलंकार मेरी आँखों में गड़ रहे हैं, दुर्गेश नंदिनी ने कहा। विमला हंसकर बोली, बेटी मेरी सारी तैयारी का बिना समझे उपहास न करो। यह कहकर विमला ने अपने वस्त्रों के अंदर से एक कटार निकाली। दीपक के प्रकाश में उसका फल विद्युत की तरह दमका। दुर्गेश नंदिनी बोली, ये तुमने कहाँ से पाई? कल अंतःपुर में एक दासी आई है, उसे देखा है तुमने? देखा है, आसमानी आई है। आसमानी द्वारा इसे अभिराम स्वामी के पास से मंगाया है। दुर्गेश नंदिनी चुप हो गई। उसका दिल कांपने लगा। विमला बोली, तुम आज इस वेश को त्याग न करोगी? नहीं,
नृत्य गीत आदि में नहीं जाओगी? नहीं, मैं तुम्हारी मुक्ति का पूर्ण प्रबंध कर लिया है। खड़ी होकर वस्त्र इत्यादि ठीक करो। दुर्गेश नंदिनी चकित दृष्टि से विमला की ओर देखने लगी। विमला उसके हाथ में उस्मान की अंगूठी देकर बोली, इस अंगूठी को नृत्य गृह में न जाना। आधी रात से पहले नृत्य समाप्त न होगा, तब मैं पठान को फंसाए रखूंगी। मैं तुम्हारी विमाता हूँ, यह वह जान गया है। तुम मेरे सामने न आओगी। इसी छल से नृत्य गीत समाप्त होने तक मैं शांत रहूंगी। आधी रात को अंतःपुर के द्वार पर जाना, वहाँ एक आदमी तुम्हें एक और अंगूठी दिखाएगा। तुम उसके साथ चली जाना। जहाँ ले जाने को कहोगी वह तुम्हें पहुँचा देगा। तुम उससे कहना कि वह तुम्हें अभिराम स्वामी की कुटी पर पहुँचा दे। दुर्गेश नंदिनी विस्मय से कुछ देर बोल न सकी, फिर बोली, यह अंगूठी तुमको किसने दी? ये लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। इस समय जो मैंने कहा वो करो। तुम्हारी क्या दशा होगी, मेरे लिए चिंता न करो। मैं दूसरे उपाय से बाहर होकर कल सवेरे तुमसे मिलूंगी। ये कहकर विमला ने दुर्गेश नंदिनी को समझाया। उसने जो अपना मार्ग अंधकार पूर्ण कर लिया था, उसे दुर्गेश नंदिनी कुछ भी न समझ सकी। दुर्गेश नंदिनी संतुष्ट हो गई। बहुत दिन से दुर्गेश नंदिनी के मुख पर प्रसन्नता न आई थी। विमला की बात सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। ये देखकर विमला भी प्रसन्न हुई। वो रुदे कंठ से बोली, अब मैं जाती हूँ, तुम अपना कार्य सावधानी से करना। तुम्हें दुर्ग का सब हाल ज्ञात है। हम लोगों के आत्मीय जन कहाँ हैं, कौन कैसा है, बता तो दो मुझे। विमला ने कहा। इस विपत काल में उसके हृदय में जगत सिंह जग रहे थे। विमला को राजपुत्र का निष्ठुर पत्र मिला था, उसमें उसका नाम भी नहीं था। इन सब बातों को न बताकर उसने कहा, जगत सिंह इसी दुर्ग में हैं और वो कुशल पूर्वक है। दुर्गेश नंदिनी मौन रही। विमला आंखें पोंछती हुई वहाँ से चली गई। विमला के जाने पर दुर्गेश नंदिनी कमरे में बैठी विचार सागर में गोते लगाने लगी। विमला उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी। विमला ने उसके उद्धार का जो उपाय किया था, उसकी आलोचना उसके हृदय में उठने लगी। वो सोचने लगी, मुक्ति पाकर कहाँ जाऊंगी? अब पिता के घर में कौन है? वो फिर रोने लगी। सब चिंताओं को दबाकर एक और चिंता हृदय में उठी। राजपुत्र कुशल से हैं, कहाँ हैं, क्या सोचते होंगे, क्या वह बंदी हैं? यह सोचते सोचते उसकी आंखें फिर भर आई। हाय रे दुर्भाग्य, मेरे ही कारण वो बंदी हुए। उनके चरणों पर प्राण दे देने से भी क्या इसका शोध होगा? मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ? फिर सोचने लगी, वो कारागार में हैं। कैसा है वो कारागार? वहाँ क्या दूसरा नहीं जा सकता? वो कारागार में बैठे क्या सोचते होंगे? सोचा, इस अंगूठी को उनके पास भेज देने से भी कोई लाभ न होगा। जो मुझे लेने आएगा, क्या उसके द्वारा कोई नया उपाय नहीं हो सकता? ठीक है, उससे पूछूंगी, देखूं वो क्या कहता है। क्या एक बार भेंट भी न कर सकूंगी? मैं साक्षात्कार करना चाहूँगी। भेंट होने पर क्या कहकर बातें करूँगी, क्या कहकर मैं अपने मन की ज्वाला शांत करूँगी? वो इसी प्रकार चिंता करने लगी। तभी एक दासी ने कमरे में प्रवेश किया। उसने उससे पूछा, रात कितनी हुई है? वह बोली, रात का दूसरा प्रहर बीता है। दुर्गेश नंदिनी दासी के बाहर जाने की प्रतीक्षा करने लगी। दासी कार्य समाप्त करके चली गई। दुर्गेश नंदिनी विमला की दी हुई अंगूठी लेकर चली। उसके मन में शंका होने लगी, उसके पैर कांपने लगे, उसका हृदय भी कांप उठा, मुंह सूख गया। साहस बटोर कर वो अंतःपुर के द्वार तक पहुंची। गढ़वाली, खोजा, हफ्सी आदि सब प्रमोद में मस्त थे। उन्होंने उधर ध्यान न दिया, परंतु दुर्गेश नंदिनी को जान पड़ा कि वे सब उसे देख रहे थे।
द्वार पर केवल एक आदमी खड़ा था, वह भी प्रहरी वेश में था। उसने उसे देखकर पूछा, आपके हाथ में अंगूठी है? दुर्गेश नंदिनी भयभीत होकर अंगूठी दिखा दी। प्रहरी उसे अपनी अंगूठी दिखाई। प्रहरी ने उसे अपनी अंगूठी दिखा दी। फिर बोला, मेरे साथ आइए, कोई चिंता की बात नहीं है, सावधानी से चले आइए। दुर्गेश नंदिनी प्रहरी के पीछे पीछे चल पड़ी। आज अंतःपुर में प्रहरी भी हर जगह नहीं थे। रात्रि में सब द्वार खुले थे, कोई रोक टोक नहीं थी। प्रहरी दुर्गेश नंदिनी को लिए हुए अनेक द्वार, कमरे, आंगन पार करके जाने लगा। अंत में दुर्ग के फाटक पर जाकर बोली, आज्ञा कीजिए, कहाँ जाएंगी आप? विमला ने दुर्गेश नंदिनी से कहा था, वो भूल गई। उसे जगत सिंह ही याद आ रहे थे। इच्छा हुई कि प्रहरी से कहे, राजपुत्र के पास ले चलो, परंतु लज्जा के कारण न कह सकी। फिर भी मुंह से वही निकला। प्रहरी ने पूछा, कहाँ ले चलूं? वो फिर भी कुछ न बोल सकी। वो ज्ञान शून्य हो गई थी। दुर्गेश नंदिनी का हृदय धड़कने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। उसके मुंह से क्या निकला वह जान न पाई। प्रहरी को जगत सिंह सुनाई दिया था। वो बोला, जगत सिंह तो कारागार में है, वहाँ कोई नहीं जाता, परंतु मुझे आज्ञा है, आप जहाँ कहें आपको वहाँ ले जाऊँ, चलिए ले चलता हूँ। प्रहरी फिर दुर्ग में घुसा। दुर्गेश नंदिनी कहाँ जा रही थी वो कुछ भी न समझकर प्रहरी के साथ लौट चली। प्रहरी ने बंदी गृह के द्वार पर जाकर और जगह के रक्षकों की तरह वहाँ के प्रहरी उन्मत्त नहीं थे। उसने पूछा, राजपुत्र कहाँ है? प्रहरी ने उंगली के संकेत से बता दिया। उसने पूछा, बंदी निंद्रित है या जागृत? प्रहरी अंदर जाकर लौटा और बोला, बंदी जाग रहे हैं। अंगूठी वाला प्रहरी बोला, द्वार खोल दो, यह स्त्री उनसे भेंट करेगी, यह उनके पास जाएगी। रक्षक आश्चर्य से बोला, ये कैसे? इसकी आज्ञा नहीं है। अंगूठी वाले प्रहरी ने उस्मान की सांकेतिक अंगूठी दिखाई। उसने सिर नीचा करके बंदी गृह का द्वार खोल दिया। राजकुमार कमरे में एक साधारण चौकी पर बैठे थे। द्वार खुलते ही उधर देखने लगे। दुर्गेश नंदिनी द्वार तक जाकर रुक गई। उसके पैर न उठे। वो द्वार को पकड़े खड़ी रही। अंगूठी वाला प्रहरी बोला, ये क्या, आप रुक क्यों गई? आप देर न करें। फिर भी उसके पैर आगे न बढ़ सके। प्रहरी बोला, न जाना हो तो लौट चलिए, यह खड़े होने का स्थान नहीं है, यहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता। दुर्गेश नंदिनी लौटने को उद्यत हुई, परंतु उधर भी पैर न चले। सोचते विचारते वह अनजाने में अंदर बढ़ गई। अब वह बंदी गृह के अंदर जगत सिंह के ठीक सामने खड़ी थी। कमरे में प्रवेश करते ही राजपुत्र पर उसकी दृष्टि पड़ी। वह छत के बगल में खड़ी हो गई और चुपचाप वहीं खड़ी रही। राजपुत्र पहले तो उसे पहचान ही न सके। वह स्त्री को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वो दीवार के सहारे खड़ी थी। उसे बोलते न देखकर वो चकित हुए। वो चौकी छोड़कर उसके पास आए। अब पहचानने में देर न लगी। एक क्षण के लिए आंखें चार हुई। फिर दुर्गेश नंदिनी की आंखें लज्जा से जमीन की ओर झुक गई। उसका बदन आगे की ओर झुक गया, मानो वह राजकुमार के पैरों पर गिरना चाहती थी। राजपुत्र कुछ पीछे हटे। दुर्गेश नंदिनी का बदन अवसन्न सा हो गया। उसका हृदय कुसुम मुरझा गया। राजपुत्र बोले, वीरेंद्र सिंह की कन्या? दुर्गेश नंदिनी के हृदय पर भीषण आघात हुआ। वीरेंद्र सिंह की कन्या? क्या यही संबोधन उचित था? जगत सिंह क्या उसका नाम भी भूल गए? दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर राजपुत्र बोले, यहाँ तुम किस अभिप्राय से आई हो? यहाँ किस अभिप्राय से आई? ये कैसा प्रश्न? उसका सिर चकरा गया। वो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगी। राजपुत्र बहुत देर तक प्रत्युत्तर की आशा में खड़े रहे, परंतु कौन उत्तर देता? उत्तर की संभावना न देखकर वह बोले, तुम्हें कष्ट हो रहा हो तो लौट जाओ, पहले की सब बातें भूल जाओ। दुर्गेश नंदिनी को अब कुछ भ्रम न रहा। उसकी आँखों के समक्ष अंधकार छा गया। वो अचेत होकर
जमीन पर गिर पड़ी। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे दुर्गेश नंदिनी के उपन्यास का 14वां भाग। ये है किस्सा कहानी चैनल। फिर मिलते हैं इसके अगले भाग में। ज़रा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए।